दो लोगों का नाम इस पे सबसे पहले आपने लिखा हुआ देखा होगा, उनके बारे में थोड़ा थोड़ा हम जान लेते हैं, और यही इस चैप्टर का मेन थीम है ना। इनको तो हमने पहले भी देखा हुआ है। ये एक अजीब सी शक्ल वाले इंसान, ठीक है, ये अजीब सी शक्ल वाले इंसान का नाम तो आपने पढ़ ही लिया होगा। ठीक है, तो इनका नाम है एडम स्मिथ। एडम स्मिथ, और इनकी एक बुक है जो 1776 में पब्लिश हुई। एक बुक जो 1776 में पब्लिश हुई, ये बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जिनसे कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। शॉर्ट फॉर्म में अगर क्वेश्चन पूछा जाए तो एडम स्मिथ कौन है और इन्होंने क्या दिया, थ्योरी इनकी क्या है, इनके प्रिंसिपल्स क्या है, और प्रिंसिपल जो इनके हैं वो उन्होंने किस बुक में दिया, और वो बुक कब पब्लिश हुई। ठीक है, ये शॉर्ट आंसर है, शॉर्ट क्वेश्चन है, उनके आंसर हैं। तो एडम स्मिथ को आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स। ठीक है, वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। स्कॉटलैंड आधुनिक ब्रिटेन में, ठीक है, वो स्कॉटलैंड के निवासी थे। और कहाँ पढ़ाई करी ये सब छोड़ दो, ये सब जरूरी नहीं है। उन्होंने फिलॉसफी की स्टडी करी थी, दर्शन शास्त्र की, है ना। उनकी स्टडी जो थी वो फिलॉसफी में थी, लेकिन उन्होंने इकोनॉमिक्स के फील्ड में बहुत काम किया। ठीक है, इकोनॉमिक्स में उन्होंने एक पुस्तक पब्लिश किया, एक बुक पब्लिश किया, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन। शॉर्ट फॉर्म में इसे द वेल्थ ऑफ द नेशन कहते हैं, है ना, वेल्थ ऑफ द नेशन, शॉर्ट फॉर्म में 1776 में ये बुक पब्लिश हुई। ठीक है, एडम स्मिथ एक स्कॉटलैंड के, ब्रिटेन के निवासी थे, और उनकी स्टडी इकोनॉमिक्स के फील्ड में। अब देखो उनका क्या कहना है, उनका कहना क्या था उसको अच्छी तरह से समझते हैं। दो तीन चीजें हर एक इंसान को ये बात समझनी चाहिए, हर एक इंसान को ये बात समझनी चाहिए जो उन्होंने बहुत पहले कही है। देखो, कसाई, किन्वक और नानबाई के परोपकारिता की भावना से हम भोजन की उम्मीद नहीं करते हैं। एक चीज कह रहा है कि परोपकारिता से खाना नहीं मिल सकता है। ठीक है, जो आप वेलफेयर वाला काम कह रहे हो, उस वेलफेयर वाले काम से भोजन की उम्मीद आप मत रखो। ठीक है, एक वो कह रहे हैं कि वे भी स्वयं को स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसा करते हैं। अगर कोई परोपकार की भावना से भी काम कर रहा है तो उसके अंदर भी एक खुद के लिए स्वार्थ पूर्ति की भावना होती है। ठीक है, ये कह रहे हैं कि हम अपनी जरूरतों की बात करते हैं, ना कि मानवता की। इस दुनिया में सिर्फ जरूरत की बात होती है, मानवता जैसी कोई चीज नहीं होती, ह्यूमैनिटी जैसी कोई चीज नहीं होती है। यहां तक कि उनके स्वप्रेम और उनकी आवश्यकता के लिए भी चर्चा नहीं करते हैं, लेकिन उनकी सुविधा के लिए स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था की वकालत जरूर करते हैं। इसका कहना है, सिंपल तरीके से अगर आप इसे समझो तो इनका कहना है कि कहीं भी मानवता, प्रेम, इस तरह की बात नहीं होती है ना। हर चीज में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ प्रॉफिट या फायदा जैसी चीज दिखती है। और इनका ये कहना है कि ये सारी चीजों में एक चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था। स्वतंत्र बाजार अर्थव्यवस्था मतलब इन सब चीजों को अगर आप भुला भी दो, परोपकारिता वगैरह वगैरह को भुला भी दो, तो इनकी जो थ्योरी है वो इस बात के लिए फेमस है कि ये स्वतंत्र बाजार की बात करते हैं। बाजार है ना, मार्केट। इनका कहना है कि जो मार्केट है वो मार्केट स्वतंत्र होना चाहिए। स्वतंत्र का मतलब क्या है? स्वतंत्र का मतलब है जिस पर किसी तरह का कोई नियंत्रण नहीं होना चाहिए, है ना। नियंत्रण कौन लगाता है? नियंत्रण सरकारें लगाती है, गवर्नमेंट लगाती है। नियंत्रण कॉन्स्टिट्यूशन या ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन वगैरह ये सब चीजें नियंत्रण लगाते हैं। तो इनका कहना है कि बाजार को स्वतंत्र रूप से रहना चाहिए। ठीक है, और जब बाजार स्वतंत्र रूप से रहेगा तो अपने आप एक नियम वहां पर काम करेगा, जिसे हम कहते हैं मांग और पूर्ति का नियम। कि जब बाजार स्वतंत्र रूप से काम करेगा तो अपने आप वहां पर एक नियम काम करेगा, जो नियम होगा मांग और पूर्ति का नियम। और यह नियम हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि मांग और पूर्ति, डिमांड एंड सप्लाई का रूल
क्या है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये पता है कि डिमांड और सप्लाई का रूल क्या होता है। अगर नहीं पता है तो आप पूछ सकते हो, किसी को नहीं पता है तो शर्माना नहीं है, ठीक है, ओके। डिमांड और सप्लाई का जो रूल है वो कहता है कि देखो, बाजार में हम सब है, हमारी नीड है, हमारी जरूरतें हैं, तो जरूरतें क्या क्रिएट करती है, डिमांड को क्रिएट करती है ना। जरूरतें अगर हमारे पास है तो हम जो चीज जरूरत है वो हम मंगाते हैं, तो इससे क्या होता है, एक डिमांड जनरेट होती है। तो इस दुनिया में जो लोग हैं वो अपनी नीड के हिसाब से डिमांड जनरेट करते हैं, ठीक है। डिमांड क्रिएट हो गई। अब देखो, डिमांड को कोई पूरा करता है तो क्या हो जाएगा, सप्लाई हो गया। डिमांड और सप्लाई, ठीक है। आपका डिमांड है, आपकी डिमांड है, और कोई उससे आपकी डिमांड को पूरा कर रहा है, तो उसमें क्या आ गया, हमारा सप्लाई आ गया। अच्छा, अब जो डिमांड को पूरा कर रहा है वो आपसे बदले में कुछ लेगा, तो आपसे बदले में क्या लेगा, आपसे बदले में कुछ करेंसी लेगा या कुछ वैल्यू लेगा, कुछ अमाउंट लेगा आपसे उसके बदले में, ठीक है। तो डिमांड और सप्लाई और उसके बीच में आ गई मुद्रा, करेंसी, किसी भी फॉर्मेट में करेंसी आ गई। अच्छा, अब क्या है कि मान लो कि आपने अपनी डिमांड बढ़ा दी, ठीक है, आपने अपनी डिमांड बढ़ा दी, तो जो व्यक्ति, एक चीज और यहां पर ध्यान रखना है कि डिमांड और सप्लाई में एक और नियम काम करता है, वो करता है सप्लाई करने वाले की भावना। तो ये एडम स्मिथ कह रहा है कि सप्लाई करने वाला जो है वो परोपकारिता से काम नहीं कर रहा है, वहां पर उसका क्या है, अपना स्वार्थ होता है। और वो स्वार्थ क्या है, वो स्वार्थ है कि उसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले, वो उसका स्वार्थ है। तो क्या करेगा, जैसे ही आपकी डिमांड बढ़ेगी तो उसे लगेगा कि डिमांड अगर बहुत ज्यादा बढ़ रही है तो इसका मतलब है कि मैं थोड़ा सा प्राइस बढ़ा सकता हूं, तो वो क्या करता है, डिमांड के अकॉर्डिंग अपना प्राइस बढ़ा देता है। तो क्या होता है, डिमांड बढ़ते ही प्राइस बढ़ सकती है, कैन वर्ड हम यहां यूज कर रहे हैं। डिमांड बढ़ते ही प्राइस बढ़ सकती है, इसे आप मार्केट में भी आपने देखा होगा। दूसरी चीज ये है कि अगर आपने डिमांड कम कर दिया, आप 100 सामान मंगा रहे हो, अब आप 50 सामान मंगा रहे हो, तो डिमांड कम हो गई, तो जो सप्लाई करने वाला है वो सोचेगा कि अगर मैं 100 सामान पहले सप्लाई करता था, अब भी अगर मैं 100 सामान मार्केट में सप्लाई करूंगा तो क्या होगा, वो दिक्कत हो जाएगी, बिक नहीं पाएगी। तो वो क्या करता है, वो कोशिश करता है कि प्रोडक्शन कम से कम हो। तो प्रोडक्शन क्या करेगा, वो 100 की जगह पर 50 प्रोडक्शन कर देगा, ठीक है। लेकिन 100 की जगह पर अगर वो 50 प्रोडक्शन कर देगा तो कंपनी तो चलेगी नहीं, कंपनी में तो आफत आ जाएगी। तो क्या है कंडीशन, वह प्रोडक्शन कम नहीं कर सकता है। तो वो क्या करेगा, लोग फिर भी सामान को खरीदे, उसे पता है कि लोगों के पास पैसे कम हैं, फिर भी लोग सामान खरीदें, इसके लिए वो क्या करेगा, सामान की कीमत कम कर सकता है। तो डिमांड बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी और डिमांड कम होने से वस्तु की कीमत कम हो सकती है। ये एक सामान्य नियम है जो हमेशा सही नहीं होता है, नॉट ऑलवेज ट्रू। किस कई जगह पर आप देखोगे, हम आगे पढ़ेंगे डिमांड एंड सप्लाई को, हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, मुद्रास्फीति को हम पढ़ेंगे, इन्फ्लेशन को हम पढ़ेंगे, तो हम वहां देखेंगे कि हर जगह डिमांड एंड सप्लाई का नियम काम नहीं करता है। कई जगह ऐसे हैं जहां पर डिमांड और सप्लाई का नियम काम नहीं करता है, ठीक है। लेकिन सामान्यतः हमारा यह कहना है कि बाजार मांग और पूर्ति से संचालित होता है। इसके पीछे एक दूसरा रीजन भी है, एक दूसरा रीजन है जिसे हम इन्फ्लेशन में पढ़ेंगे कि इन्फ्लेशन क्यों बढ़ता है और क्यों कम होता है, इसे हम उस जगह पर पढ़ेंगे। लेकिन अभी का नियम इतना ही है, मांग और पूर्ति का नियम। मांग बढ़ने से वस्तु की कीमत बढ़ जाती है, मांग कम होने से वस्तु की कीमत कम हो जाती है, और इस तरह से बाजार नियंत्रित अवस्था में चलता रहता है। ये विचार एडम स्मिथ ने दिया, ठीक है। एडम स्मिथ के इस विचार पर जिस तरह की अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ उसे कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। एडम स्मिथ के विचार पर जिस तरह की अर्थव्यवस्था का जन्म हुआ उसे हम कहते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और इसे भी आपको इसमें समझाया गया होगा एक जगह पर। देखो, यहां पर कह रहा है, सबसे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को समझो। यहां पर कह रहा है कि हम जानते हैं कि अध्ययन के अंतर्गत इस विषय का एक विशेष ऐतिहासिक संदर्भ है। हम इस पुस्तक में पूंजीवादी देश की अर्थव्यवस्था के कार्य का परीक्षण करेंगे, ठीक है। पूंजीवादी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, देखो, पूंजीवादी देश में उत्पादन क्रियाकलाप मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा किए जाते हैं। इंग्लिश में भी मैं इसे ट्रांसलेट करके बताता हूं क्योंकि ये बुक इंग्लिश में समझना ज्यादा आसान है,
ठीक है। तो पूंजीवादी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी होती है, उस कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कह रहा है उत्पादन क्रियाकलाप, प्रोडक्शन एक्टिविटीज मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों के द्वारा किया जाता है। मतलब कि जो कैपिटलिस्ट एंटरप्रेन्योर है उनके द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। ठीक है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले अच्छी तरह से समझते हैं हम। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मांग और पूर्ति के नियम से काम करता है, कोई और नियंत्रित नहीं करता है। देखो ध्यान से समझो, दो तीन चीजें ध्यान से समझो। जिस चीज की मांग ज्यादा होगी अर्थव्यवस्था में, उस चीज का उत्पादन ज्यादा किया जाएगा। ठीक है। अगर किसी टीवी की मांग ज्यादा है तो कंपनी के उत्पादकों को ऐसा लगता है कि हम टीवी अगर बेचेंगे तो हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन पे काम करता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी एक चीज मांग और पूर्ति के नियम से काम करता है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की दूसरी विशेषता होती है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिक से अधिक मुनाफा। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अधिक से अधिक मुनाफा। किसका मुनाफा? जो प्रोडक्शन कर रहे हैं उसका मुनाफा। अब देखो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की विशेषता आजकल बदलती जा रही है। एडम स्मिथ आज होता तो बैठकर रो रहा होता। समझो आप, आज के मार्केट में कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने नेचर खोता जा रहा है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की पहले एक बड़ी विशेषता होती थी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। आज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में परिवर्तन आ रहा है। आज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में कंज्यूमर कम से कम कीमत पर सामान खरीदना चाह रहा है। कितनी चीजें बदल गई हैं। आज भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, लेकिन आज कंज्यूमर कम से कम कीमत पर सामान खरीदने की कोशिश कर रहा है। आप ज्यादा से क्या देखते हो, कहां ज्यादा डिस्काउंट है वहां पर ज्यादा सामान खरीदते हैं। जब कंज्यूमर ज्यादा से ज्यादा कम से कम रेट पर सामान खरीदना चाहेगा तो क्या होगा? प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट टूट जाएगा। ठीक है। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में डिमांड एंड सप्लाई एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का कॉन्सेप्ट है। ठीक है। अब देखो आगे, मुख्य रूप से पूंजीवादी उद्यमियों द्वारा प्रोडक्शन किया जाता है। किसी विशिष्ट पूंजीवादी उद्यम में एक या अनेक उद्यमी होते हैं। वे उद्यम को चलाने के लिए स्वयं पूंजी की पूर्ति करते हैं या पूंजी उधार लेते हैं। ठीक है। अब आपको याद होगा कि हमने देखा था कि किसी भी फैक्ट्री में लगाने के लिए किसी भी देश की इकोनॉमी में कुछ कॉन्सेप्ट होता है। जैसे एक हो गया एंटरप्रेन्योर। ठीक है। 4 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी हमने देखा था, 4 फैक्टर्स ऑफ इकोनॉमी 9th क्लास में। पहला आ गया इसमें एंटरप्रेन्योर, उद्यमी जो उद्यम लगाता है। उद्यम लगाने के लिए उसे पूंजी की आवश्यकता होती है, कैपिटल की आवश्यकता होती है, जो या तो अपना कैपिटल लगाता है या कहीं से उधार लेता है। ठीक है। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता पड़ती है। ठीक है। नेचुरल रिसोर्स की आवश्यकता पड़ गई। इनमें से कुछ संसाधनों का उपयोग उत्पादन की प्रक्रिया में होता है, जैसे कच्चे माल, कुछ तो अस्थायी पूंजी के रूप में रहता है। ठीक है। तो हमने क्या देख लिया कि एक तो कच्चा माल, हमने वहां पर यह भी पढ़ा था कि उत्पादन करने के लिए कच्चे माल की जरूरत होती है, तो कच्चा माल आ गया। पूंजी के रूप में कुछ अस्थायी होते हैं, कुछ अस्थायी होते हैं, ये सब हमने 9th क्लास में पढ़ा हुआ था। कुछ स्थायी पूंजी होते हैं, कुछ अस्थायी पूंजी होते हैं, जिनको अगर आप समझो तो जैसे जो उत्पादन प्रक्रिया में खत्म हो जाए उसे क्या कहते हैं? अस्थायी पूंजी। और जो उत्पादन प्रक्रिया में खत्म ना हो, चलता रहे, उसे हम कहते हैं अस्थायी पूंजी। ठीक है। जैसे आपने कोई मशीनरी खरीद ली तो मशीनरी क्या हो गई? स्थायी पूंजी हो गई। और सामान, जैसे आपकी कपड़े की फैक्ट्री है तो आपने कपड़े में कपड़ा बनाने के लिए आपने रुई खरीदी, कॉटन खरीदा, तो वो कॉटन क्या है आपका? अस्थायी पूंजी है ना। तो इस तरह से हम पूंजी को स्थायी और अस्थायी में डिवाइड कर लेते हैं। उसके बाद इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है? श्रम, लेबर। हमने ये भी पढ़ा, लेबर बहुत जरूरी होता है। उत्पादन के संचालन के लिए उन्हें मानव श्रम के महत्वपूर्ण अंश की आवश्यकता होती है, जिसे हम श्रम के रूप में सूचित करेंगे। इन 3 प्रकार के उत्पादन के कारकों पूंजी, भूमि, श्रम की सहायता से निर्गत मतलब आउटपुट का उत्पादन करने के बाद उद्यमी उत्पादन को बाजार में बेचते हैं। ये प्रक्रिया है, एक आपको समझ में आ ही जाएगा, इसमें कोई ज्यादा खास नहीं है। तो हमने क्या किया, एक तो उद्यमी हो गया, दूसरा पूंजी कैपिटल, तीसरा भूमि और श्रम। प्रोडक्शन हुआ, प्रोडक्शन को मार्केट में ले जाकर बेचा, मार्केट में ले जाकर बेचने से उसे कुछ पैसे की प्राप्ति हुई। इस पैसे से वो क्या क्या करता है, अगर कुछ कर्ज लिया है तो उसको पे करता है, सैलरी पे करता है, वगैरह वगैरह। पे करने के बाद जो उसके पास बचता है उसे हम उसका क्या कह देते हैं? मुनाफा, या हम उसका कह देते हैं प्रॉफिट।
ये जो प्रॉफिट उसके पास बच गया, उस प्रॉफिट को ये क्या करता है, जो उसका लाभ कहलाता है, इस लाभ का उपयोग उत्पादक आगे नई मशीन खरीदने अथवा नए कारखाने लगाने के लिए करते हैं, ताकि उत्पादन का विस्तार हो। उत्पादन क्षमता में वृद्धि लाने के लिए जो व्यय किया जाता है उसे निवेश व्यय कहा जाता है। तो जो उसके पास प्रॉफिट बचता है, वो प्रॉफिट का वो क्या करता है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है। मतलब कि इन्होंने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को एक छोटे से फॉर्मेट में इन्होंने एक्सप्लेन किया। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो प्रोडक्शन कर रहा है वो किस तरह से प्रोडक्शन करता है। छोटी सी छोटी चीज है, कुछ इसमें पॉइंट छोटे छोटे इंपॉर्टेंट है जो बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। संक्षेप में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है, वह अर्थव्यवस्था जिसमें अधिकांश आर्थिक क्रियाकलापों के निम्नलिखित अभिलक्षण हो। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व हो। ठीक है, कभी पूछा जाए आपसे कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को आप कैसे एक्सप्लेन कर सकते हो, तो प्रोडक्शन जो है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन प्राइवेट ओनरशिप में हो। बाजार में निर्गत को बेचने के लिए ही उत्पादन किया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कि बाजार में जो उत्पादन किया जाता है वह बेचने के लिए उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जो प्रोडक्शन होता है वो सेल करने के लिए होता है। श्रमिकों की सेवाओं का क्रय विक्रय एक निश्चित कीमत पर होता है, जिसे मजदूरी की दर कहते हैं। कई बार मजदूरी की दर आपको, लेबर को जो आप पे करते हो, है ना, ये उससे हम यहां पर देखेंगे। देखो, अब इसको इसने एक दूसरी तरह की अर्थव्यवस्था से कंपेयर किया। एक अर्थव्यवस्था हो गई हमारी जिसकी ये कैरेक्टरिस्टिक्स थी, जिसकी ये विशेषता थी। विशेषता आपने देखा, उत्पादन क्यों किया जाता है, उत्पादन बेचने के लिए किया जाता है। उत्पादन के साधनों पर निजी स्वामित्व है, और लेबर की कैरेक्टरिस्टिक्स आपने देखा है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इस प्रकार की व्यवस्था, कई देशों में इस प्रकार की व्यवस्था पाई जाती है, लेकिन कुछ और सिस्टम भी है जो अल्प विकसित देशों में होता है। जैसे भारत जैसे देशों में अगर आप देखो तो कई सारे, जैसे हम एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन करते हैं, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन हम बेचने के लिए करते हैं या खाने के लिए करते हैं? एग्रीकल्चर का हमारे यहाँ जो प्रोडक्शन होता है वो 100 उपभोग के लिए होता है ना, बेचना हमारा उद्देश्य नहीं होता है। तो यही यहाँ पर कह रहा है कि कई सारे जगह पर ऐसे होते हैं कि कैपिटलिस्ट को अगर उल्टा कर दो, तो यहाँ पर कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर बताई गई है। जैसे उत्तरी अमेरिका, यूरोप और एशिया के कुछ देश पूंजीवादी देशों की श्रेणी में आएंगे। कई अल्प विकसित देशों में खासकर के कृषि में उत्पादन का कार्य किसान परिवारों के द्वारा किया जाता है। सामान्यतः क्या किया जाता है, जैसे कि हम वहां पर पूंजीवादी में देखते हैं, हम क्या करते हैं, लेबर रखते हैं, लेकिन यहां पर खुद से खुद खेती करी जाती है। मजदूरी श्रम का प्रयोग कभी कभार ही होता है, मतलब हम सामान्यतः लेबर को नहीं रखते हैं, और अधिकतर श्रम कार्य परिवार के सदस्यों द्वारा खुद किया जाता है। उत्पादन केवल बाजार के लिए नहीं होता है, उत्पादन का एक बड़ा अंश परिवार के द्वारा उपभोग में लाया जाता है। ठीक है, ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। प्रायः किसानों के पूंजी स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है, पूंजी स्टॉक में महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है। इन सबको, जैसे कि हमने जब कोई चीज कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हमने बेचा, बेचने के बाद जो पैसा आया उससे हमने सबको पे किया, पे करने के बाद जो पैसा हमारे पास बच गया प्रॉफिट का, उसको हम क्या करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, निवेश करते हैं, है ना। यहां कह रहा है कि इस तरह की जो दूसरी वाली इकोनॉमी है, उस इकोनॉमी में हमारे पास बेचने के लिए कुछ होता ही नहीं है, या थोड़ा बहुत होता है, तो मतलब कि उत्पादन का एक बड़ा अंश परिवार स्वयं उपभोग कर लेते हैं। इसलिए किसानों के पूंजी स्टॉक में कोई महत्वपूर्ण वृद्धि नहीं होती है। पूंजी स्टॉक का मतलब है कोई नई पूंजी नहीं बन पाती है, क्योंकि उनके पास बेचने के लिए कुछ खास होता नहीं है। कुछ और चीजें, छोटी छोटी चीजें हैं इस पुस्तक में। उत्पादक इकाइयों को फर्म कहा जाता है ना, जो प्रोडक्शन हाउस है उसे, उसके लिए फर्म वर्ड यूज किया जाएगा। कुछ छोटे छोटे वर्ड जो है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। अब कह रहा है कि आपको दिखा दिया गया कि विकसित देशों में कैसे होता है और विकासशील या अल्प विकसित देशों में कैसे होता है। दोनों के अंतर को हमें समझना है। विकसित देशों में ये बहुत बड़ा अंतर होता है कि विकसित देशों में कैपिटल स्टॉक में वृद्धि होती जाती है। कैपिटल स्टॉक में क्यों? क्योंकि वहां पर जो प्रॉफिट होती है उस प्रॉफिट को इन्वेस्ट किया जाता है। तो क्या होता है, कैपिटल स्टॉक जिसे हम कहते हैं, क्या कहा था हिंदी में कैपिटल स्टॉक को, क्या कहा था? पूंजी स्टॉक, कैपिटल स्टॉक, पूंजी स्टॉक। तो विकसित देशों में क्या होता है, पूंजी स्टॉक में वृद्धि होती जाती है।
लेकिन अगर वो विकासशील या अल्पविकसित देश है तो पूंजी स्टॉक में वृद्धि नहीं होती है ना? क्यों? क्योंकि वहां पर जो वस्तुएं बनाई जाती है वो स्व उपभोग में ही खर्च हो जाता है। ऐसे भारत की जो अभी की बात अगर आप कर लो तो भारत की हालत अभी कैसी है? एग्रीकल्चर में जो आप प्रोडक्शन करते हो, उस एग्रीकल्चर में जो प्रोडक्शन होता है उसका कितना हिस्सा आपका एक्सपोर्ट किया जाता है? देखो आप, निर्यात किया जाता है, कितना हिस्सा बेचा जाता है? बेचने का मतलब ये नहीं होता कि आपके घर में ज्यादा प्रोडक्शन है तो आपने उसे बेच लिया। एक कंट्री की बात हो रही है ना, एक देश की बात हो रही है। मैंने ऊपर वो सेक्शन अभी छोड़ दिया है कि व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर होता है। तो यहां पर जो हम बात कर रहे हैं वो एक देश की बात कर रहे हैं। तो एक देश के अंदर कहा जा रहा है कि पूंजी स्टॉक में वृद्धि नहीं हो पा रही है। क्यों नहीं हो पा रही है? तो हम जो उत्पादन करते हैं उस उत्पादन का बड़ा हिस्सा हम कंज्यूम कर लेते हैं, है ना? अगर हमने एग्रीकल्चर में उत्पादन किया तो हमने उसे कंज्यूम कर लिया, अगर हमने इंडस्ट्री में उत्पादन किया तो हमने उसे कंज्यूम कर लिया। तो भारत जैसे देश की अगर आप बात करो तो भारत जैसे देश में कैपिटल स्टॉक में वृद्धि नहीं हो पा रही है। यही अल्प विकसित और विकासशील देशों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। होती भी है वृद्धि तो बहुत कम होती है। अगर इसे इंडिविजुअल लेवल पर देखो, व्यक्तिगत स्तर पर देखो, तो व्यक्तिगत स्तर पर कुछ ही परिवार ऐसे हैं जहां पर कैपिटल स्टॉक में वृद्धि हो रही है। कुछ ही फैमिली ऐसे हैं, बाकी जो लेते हैं वो कंज्यूम कर लेते हैं। कुछ ऐसे लोग हैं जहां पर कैपिटल स्टॉक में वृद्धि होती है। समझ रहे हो ना? कैपिटल स्टॉक जो बच गया उसको फिर से निवेश कर देना। आपके खर्च के बाद जो बच गया उसे फिर से अगर आप निवेश कर देते हो तो निवेश करने से जो चीज जनरेट होती है वह चीज क्या करती है? फिर से कुछ नया क्रिएट करती है। जैसे आपके पास बहुत सारे पैसे आ गए और उस पैसे से आपने एक स्कॉर्पियो खरीद ली, ठीक है? स्कॉर्पियो खरीदकर आपने कुछ पैसा अपना दिया और कुछ पैसा आपने ईएमआई पर दिया, और स्कॉर्पियो पे बैठ के आप मस्त घूमते हो इधर से उधर, और मस्त आप तेल फूकते हो, फ्यूल तेल जलाते हो आप। तो क्या इससे आपके कैपिटल स्टॉक में वृद्धि हुई? नहीं हुई। इससे आपके कैपिटल स्टॉक में वृद्धि नहीं हो रही है ना? तो यही क्या है? एक थिंकिंग है, एक मानसिकता है। भारत जैसे देश में कंज्यूम ज्यादा किया जा रहा है, प्रोडक्शन का मैक्सिमम हिस्सा कंज्यूम कर लिया जा रहा है, इससे कैपिटल स्टॉक में वृद्धि बहुत ही कम हो रही है। ये विकसित, विकासशील और अल्प विकसित देशों की कैरेक्टरिस्टिक्स होती है ना? तो आपको दोनों चीजों को समझना है, किस तरह से कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में हो रहा है और कई देशों में क्या व्यवस्था चल रही है। अब ये कह रहा है, एक और चीज इंपॉर्टेंट यहां पर ये कह रहा है कि विकसित और विकासशील दोनों प्रकार के देशों में निजी पूंजीवादी क्षेत्र के अलावा राज्य में उसके अनुरूप एक संस्था होती है। ये कह रहा है कि चाहे विकसित देश हो या विकासशील देश हो, निजी संपत्ति की अवधारणा होती ही है, साथ साथ वहां पर राज्य का भी एक कॉन्सेप्ट होता है, एक राज्य होता है ना? राज्य है, चाहे कोई सा भी देश ले लो, अमेरिका को देख लो या भारत को देख लो या रसिया को देख लो, चाहे विकसित देश हो, मतलब डेवलपिंग कंट्री हो या डेवलप कंट्री हो, वहां पर एक संस्था के रूप में राज्य का भी एग्जिस्टेंस होता है। और राज्य क्या होती है? राज्य एक रेगुलेटरी बॉडी होती है, नियामक संस्था होती है, जो क्या करती है? नियम बनाने की कोशिश करती है या नियम बनाती है। राज्य की भूमिका कानून बनाने, उसे लागू करने और न्याय दिलाने में होती है। कई ऐसे उदाहरण हैं जहां राज्य उत्पादन का भी कार्य करता है। कर लगाने और सार्वजनिक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण पर व्यय करने के अतिरिक्त राज्य के द्वारा स्कूल कॉलेज भी चलाए जाते हैं, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है? तो राज्य कह रहा है कि कैपिटलिस्ट हो या दूसरे नेशन हो, राज्य का एग्जिस्टेंस है। और राज्य क्या करता है? राज्य रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करता है, नियामक संस्था की तरह काम करता है। तो उसने नियामक संस्था की तरह काम किया, नियम बनाया। इसके अतिरिक्त कई बार राज्य उत्पादन भी करता है। जैसे राज्य अपनी कंपनी चला रहा है, जैसे ओएनजीसी, कई सारे राज्य के संस्थान ऐसे हैं जो क्या कर रहे हैं? उत्पादन कार्य भी कर रहे हैं। तो राज्य अपना उत्पादन कार्य भी करता है। और इसके अलावा तीसरी चीज जो है वो इंपॉर्टेंट, वो क्या करता है? राज्य वेलफेयर प्रोग्राम भी चलाता है, जैसे स्कूल कॉलेज बनवाना, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना, इस तरह का काम करना। तो राज्य अपना वेलफेयर प्रोग्राम भी चला रहा है। तो इस तरह से यहां पर सरकार को एक्सप्लेन किया गया है। ठीक है? ओके, तो मुझे उम्मीद है कि आपने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को समझ लिया होगा, क्योंकि अब नया कॉन्सेप्ट वहीं से निकल कर आएगा। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, और हमने उसके साथ साथ दूसरी तरह की अर्थव्यवस्था की भी बात करी। दोनों में क्या अंतर है ये आपको क्लियर होना चाहिए। दोनों में अंतर क्या है?
दोनों की एक महत्वपूर्ण विशेषता होती है, वो होता है कैपिटल स्टॉक में वृद्धि करना। कैपिटल स्टॉक में कभी आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए, कैपिटल स्टॉक में वृद्धि करना किसी भी जगह के लिए, किसी व्यक्ति के लिए, किसी संस्थान के लिए, किसी देश के लिए क्यों जरूरी है? कैपिटल स्टॉक, आप जो कैपिटल स्टॉक में वृद्धि करते हो वही आगे क्या करता है? आपके प्रोडक्शन को बढ़ाता है, आपके उत्पादन को बढ़ाता है। आज जो आपने निवेश किया है वह आगे आने वाले समय में क्या करता है? आपके उत्पादन को बढ़ा देता है, प्रोडक्शन को बढ़ा देता है। और अगर आपने आज निवेश करने की जगह पर आज आपने क्या किया? कंज्यूम कर लिया, तो आगे फ्यूचर में आपका आउटपुट बढ़ेगा नहीं, है ना? वही स्कॉर्पियो लेकर अगर आप रेंट पे चलवाना शुरू कर देते हो तो वो क्या हो गया? आपका कैपिटल स्टॉक हो गया। तो एक इकोनॉमी के लिए, एक व्यक्ति के लिए, एक समाज के लिए यह जरूरी है कि वो शो ऑफ ना करे, वो कैपिटल स्टॉक में वृद्धि करे। एक व्यक्ति, एक समाज और एक देश, तीनों के लिए यह जरूरी है कि वो कैपिटल स्टॉक में वृद्धि करे। ठीक है, अब यहां पर थोड़ा सा हम इससे अलग चलने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, याद है ना? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, प्रथम विश्व युद्ध, याद है? गए थे उधर? नहीं जाना चाहिए था, क्यों नहीं गए? चलो, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपने फुल ब्लूम पे काम कर रहा है। ठीक है, काम कर रही है, सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है, बहुत बढ़िया। और इसी समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, हो गई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, हो गई ना? ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से लेकर 1918 तक। प्रथम विश्व युद्ध में जो नेशन सबसे ज्यादा डेवलप, जिस नेशन ने सबसे ज्यादा अपना डेवलपमेंट किया वो था अमेरिका, यूएसए। ठीक है, यूएसए ने बहुत ज्यादा विकास किया, कई लेवल पर विकास किया। जैसे अगर आप अमेरिका को देखो तो अमेरिका डायरेक्टली वॉर में शामिल नहीं था, प्रत्यक्ष रूप से अमेरिका वॉर में शामिल नहीं था। इनडायरेक्टली वो शामिल था लेकिन डायरेक्टली शामिल नहीं था। लेकिन अमेरिका ने यहां पर क्या किया? एक बिजनेसमैन की तरह बिहेव किया। बिजनेसमैन की तरह मतलब पूरी दुनिया में अगर किसी चीज की डिमांड है तो अमेरिका ने उसे सप्लाई करने की कोशिश करी। ठीक है, पूरी दुनिया में अगर किसी चीज की डिमांड है, लड़ाई हो रही है तो वॉर इक्विपमेंट की डिमांड है, अमेरिका ने उसे सप्लाई करने की कोशिश करी। किसी देश को पैसे की जरूरत है, अमेरिका ने उसे कर्ज देने की कोशिश करी, उसे कर्ज दिया, क्योंकि देने वाला उस समय अमेरिका ही था, बाकी सारे बड़े बड़े देश वॉर में उलझे हुए थे, तो देने वाला देश एक ही था, सिर्फ अमेरिका। थोड़ा बहुत भारत में भी कपास का उत्पादन बढ़ गया, है ना, लेकिन बहुत ही कम। तो अमेरिका ने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में बहुत पैसे कमाए, अमेरिका देश ने, अमेरिका के बिजनेसमैन ने बहुत पैसे कमाए। ठीक है, वॉर खत्म हो गई। अब पैसे कमाने का सिलसिला वॉर खत्म होने से थोड़ा रुक गया, क्योंकि डिमांड अब तो कम हो गई बाहर के देशों में, तो डिमांड थोड़ी सी कम हो गई। देखो यहीं से नेगेटिव इंपैक्ट पड़ेगा इकोनॉमी के ऊपर, अमेरिका की इकोनॉमी के ऊपर। ठीक है, डिमांड थोड़ी सी कम हो गई मार्केट में। अच्छा, अब क्या आया यहां पर कि जिन देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था, जिन देशों ने अमेरिका से कर्ज लिया था, अब वो उस पैसे को रीपेमेंट करेंगे, दोबारा देंगे अमेरिका को, या जहां से भी कर्ज लिया था, मैक्सिमम अमेरिका से लिया था तो अमेरिका को दे रहे थे पैसा। अच्छा, जब अमेरिका को वापस पैसा जब वापस करेंगे तो क्या है कि उन देशों में अभी भी प्रॉब्लम है, कई सारी प्रॉब्लम है। मान लो कि सिंपल एक एग्जांपल से ले लो, अमेरिका और ब्रिटेन ने अमेरिका से वॉर के समय में कर्ज लिया, अब कर्ज के पैसे को वो वापस कर रहा है। तो जब वो कर्ज के पैसे को वापस कर रहा है तो क्या करेगा? वो सोचेगा कि जैसे आपने किसी से कर्ज लिया है, सिंपल समझो, और आपको पैसे वापस करना है, तो आप पैसे दो तरीके से वापस कर सकते हो। एक तो आप पैसे कमाने की कोशिश करो, कमा के उसे वापस करो। दूसरा तरीका यह है कि कहीं से आपको पैसे छापने की मशीन हाथ लग जाए, धराधर पैसे छापो और धराधर जाके लाके उसको दे दो, है ना। तो अगर हम सरकार के लेवल पर बात करें तो सरकार के लेवल पर पैसे छापने की मशीन तो सरकार के पास है, तो सरकार ने इनिशियल फेज में क्या किया? धराधर पैसे छापने शुरू कर दिए। ठीक है, इससे क्या हुआ? ध्यान से समझो, इससे क्या हुआ? बाजार में पैसे बहुत हो गए, बाजार में पैसे बहुत हो गए, और जब कोई चीज बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो पैसे बहुत ज्यादा हो गए और पैसे की वैल्यू कम हो गई, इसको मैंने कहा
आगे पीछे भी मैंने इसको समझाया था कि जब पैसे बहुत ज्यादा हो जाएं और पैसे की वैल्यू कम हो जाए, तो इसका मतलब है समझो कि जो सामान, आप ऐसे समझो, इसे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। देखो, एक सामान है, मान लो एक्स, एक सामान है एक्स, आप इसे 100 रुपए में खरीदते थे, ठीक है, इसे 100 रुपए में खरीदते थे। अब मार्केट में पैसे बहुत ज्यादा आने की जगह पर ये जो 100 रुपए है, इस 100 रुपए की वैल्यू घटकर 80 रुपए हो जाएगी, ठीक है। अगर बाजार में पैसे ज्यादा हैं तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी, वैल्यू कम, तो किसी चीज की कीमत कम कर देना वैल्यू कम करना होता है। तो पैसे जो 100 रुपए हैं, वो पहले कोई सामान 100 रुपए में मिल रहा था, उस 100 रुपए की वैल्यू अब 80 रुपए की वैल्यू के बराबर हो गई। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सामान की कीमत तो अभी भी 100 रुपए है, लेकिन जो 100 रुपए अब आपके पास है, उस 100 रुपए की वैल्यू 100 रुपए नहीं है, उस 100 रुपए की वैल्यू आपको 80 रुपए है। सामान की कीमत में कोई वृद्धि या कमी नहीं आई है, सामान की कीमत अपने ही दाम पे है। वो कह रहा है सामान वाला कि मैं पहले भी 100 रुपए लेता था, मैं अब भी 100 रुपए लूंगा, लेकिन 100 रुपए की कीमत अब कितनी हो गई है, 80 रुपए हो गई है। इस स्थिति को कहते हैं पैसे का मूल्य कम हो जाना या महंगाई आ जाना, इन्फ्लेशन, ठीक है। अगर कभी भी इन्फ्लेशन की बात होती है तो इन्फ्लेशन का मतलब हो जाता है वस्तुओं का महंगा हो जाना। वस्तुओं का महंगा हो जाना मतलब, इसका दूसरा मतलब क्या होता है, इसका दूसरा मतलब हो जाता है पैसे की वैल्यू कम हो जाना। जो सामान आपको 100 रुपए में मिलता था, 100 रुपए में मिलता था, अब उसके लिए पैसे की कीमत तो 80 हो गई है, तो अब आपको कितना पे करना पड़ेगा, 100 के बराबर की वैल्यू पे करनी पड़ेगी, तो अब आपको ज्यादा पे करना पड़ेगा उसको। तो सिंपल आपको यह समझना है कि इन्फ्लेशन का मतलब हो जाता है पैसे की वैल्यू का कम हो जाना, या इसके अपोजिट सामान की कीमत का बढ़ जाना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप धीरे धीरे इस चीज को समझोगे, ये इतनी आसानी से समझने वाली चीज है भी नहीं, ठीक है। आप धीरे धीरे चीजों को देखोगे, पढ़ोगे, तो अपने आप चीजें आपको समझ में आने लगेंगी। कॉन्सेप्ट यही है। इन्फ्लेशन का मतलब हो जाता है पैसे की वैल्यू कम हो जाना। अगर पैसे की वैल्यू कम होगी, सिंपल तरीके से देखो, मैंने पहले ही बताया था, इसको अगर आप आज 100 रुपए में खरीद रहे हो और 1 साल के बाद अगर आप इसी पेन को 110 रुपए में खरीदोगे, तो इसका मतलब क्या है, ये पेन तो अपनी जगह पर स्थिर है, लेकिन क्या हुआ है, 100 रुपए की वैल्यू कम हो गई है अब, क्योंकि इसी पेन के लिए अगर आपको 100 की जगह 110 रुपए देना पड़ रहा है, इसका मतलब क्या है, पैसे की वैल्यू कम हो गई। हाँ, पैसे की वैल्यू कम हो गई। अगर महंगा हो गया, मान लो यही वस्तु है, इसी को लेने के लिए जा रहे हो, पहले 100 रुपए देते थे, अब 120 रुपए दे रहे हो, तो मतलब क्या हुआ, पैसे की वैल्यू कम हो गई। 100 की जगह हम 120 रुपए दे रहे हैं, तो मतलब उसकी वैल्यू कम हो गई है ना थोड़ी सी। ये तो वही है, सामान तो वही है, तो पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, जिसे हम कहते हैं वस्तुएं महंगी हो गई, ठीक है। तो ये इकोनॉमिक्स का नियम है कि ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पैसे अपनी वैल्यू को कम करता चला जाता है ना। जैसे ठीक उसी तरह से पैसा ठीक उसी तरह से है, जैसे एग्जांपल में देखो ना, पैसा ठीक उसी तरह से है जैसे आप घर में अपने लिए कोई लग्जरी खरीद लेते हो। जैसे आपने अपने लिए टेलीविजन खरीद लिया, आपने अपने लिए मोबाइल फोन खरीद लिया, तो क्या होता है, जैसे ही वो टीवी और मोबाइल फोन जैसे ही बाजार में है, उसकी कीमत कुछ भी हो सकती है, बढ़ेगी ही बढ़ेगी कीमत, लेकिन जैसे ही वो आपके घर में आया, आप उसकी कीमत गिरनी शुरू हो गई। कितनी अजीब बात है। वही चीज अगर दुकान में है, उसकी कीमत बढ़ेगी, वही चीज दुकान से आपके घर में आ गई, उसकी कीमत गिरने लगेगी, ठीक है। आपने कोई सामान आज खरीदा, कल बेच के देख लो, आपको पता चल जाएगा कितनी कीमत मिलती है। पैसे के साथ कंडीशन क्या है, पैसा के साथ एक नियम है कि अगर आप उसे कहीं इन्वेस्ट कर देते हो कैपिटल स्टॉक के रूप में, तो पैसा, नया पैसा जनरेट करेगा, लेकिन अगर वही पैसा आपके हाथ में है और आपने मुट्ठी बंद करके रखा, तो वो पैसा अपनी वैल्यू कम करता चला जाएगा, अपनी वैल्यू कम करता चला जाएगा। इसी पहले पैसे की वैल्यू आज अगर 100 रुपए है, तो कल इस पैसे की वैल्यू 90 के बराबर हो सकती है। ये नियम है, ये नियम है, आप धीरे धीरे से समझोगे। पैसा अगर बंद है तो वो अपनी वैल्यू खोता चला जाता है, इसलिए कहते हैं पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए, बंद करके नहीं रखना चाहिए। नहीं नहीं आया समझ में, अच्छा नहीं समझ में, अच्छा 100 रुपए है, मान लो 100 रुपए है, आपको मन है कि
1 तोले का गोल्ड बनवा लेना है, ठीक है। तो आज आप कितने में बनवा लोगे, मान लो 1,20,000 रुपए में बनवा लोगे, लेकिन आपने सोचा नहीं बनवाती हूँ, अभी रखती हूँ, मुट्ठी में बंद करके रखती हूँ, माया लग रहा है ना, तो आपने बनवाया नहीं। अगले साल जब आप जाओगे तो वही 1 तोले का कितने में बनेगा आपको, 1,40,000 रुपए में, 1,50,000 रुपए में, 1,50,000 रुपए में बनेगा। तो जो गोल्ड आप आज 1,20,000 रुपए में खरीद रहे हो, उसी गोल्ड को आप 1 साल बाद कितने में खरीदोगे, 1,50,000 रुपए में खरीदोगे। गोल्ड तो उतना ही है ना, पैसा आपको ज्यादा देना पड़ रहा है, तो पैसे की वैल्यू कम हो गई ना। तो अगर पैसे को आपने मुट्ठी में बंद करके रखा तो उसकी वैल्यू कम हो जाएगी। अब ठीक है भाई, हाँ। तो इसी को हम कहते हैं, या तो पैसे की वैल्यू कम हो जाएगी या वस्तु की कीमत बढ़ जाएगी। हाँ, इकोनॉमी में पैसे की वैल्यू कमी हो रही है, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो आप, ठीक है। तो इस तरह से क्या हुआ, हम कहेंगे बाजार में महंगाई आ गई, ठीक है, ये बाजार में महंगाई आती है। तो इसी चीज को हमें थोड़ा सा इस पार्ट को यहां पर समझना है। तो क्या होगा, मैं फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की कहानी को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, इसको समझो, मैं एक अलग कॉन्सेप्ट से इसे जोड़ूंगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको समझना चाहिए। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिन देशों ने कर्ज ले रखा था, उन्होंने ज्यादा से ज्यादा पैसे छापने स्टार्ट कर दिए, जिससे क्या हुआ, पैसे की वैल्यू कम होने लग गई, उनकी अपनी करेंसी की वैल्यू कम होने लग गई और महंगाई आने लग गई, ठीक है। अब जब महंगाई बहुत ज्यादा आएगी तो प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। महंगाई अपने आप में प्रॉब्लम होती है, इसलिए सरकार महंगाई को हमेशा कंट्रोल में रखने की कोशिश करती है। महंगाई अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, क्यों, क्योंकि महंगाई व्यक्ति की, देश की सेविंग्स को कम कर देती है, और सेविंग्स बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इन्फ्लेशन, जो सामान आप 100 में खरीद रहे हो उसे आप 120 रुपए में करोगे तो आपका 20 रुपए एक्स्ट्रा लग गया ना भाई, तो आपकी सेविंग्स तो कम हो गई, नहीं है तो मतलब खत्म, वैल्यू खत्म हो गई, है ना। तो क्या होता है, महंगाई, सरकारें हमेशा महंगाई को कम करने की कोशिश करती है। जैसे अगर महंगाई मान लो 100 रुपए में खरीद रहे सामान, कल आप खरीद रहे थे, आज 120 में खरीद रहे हो, तो आपको 20 रुपए ज्यादा देना पड़ गया, तो महंगाई 20% मान लो आप हो गई। अगर आप 100 की जगह 105 रुपए में खरीदते हो तो 15 रुपए आपकी सेविंग्स हो गई। इसलिए सरकार महंगाई को कम से कम रखने की कोशिश करती है, इससे सेविंग्स बढ़ती है, और सेविंग्स किसी व्यक्ति के लिए, किसी देश के लिए एक अच्छी चीज होती है, ठीक है। तो जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जब महंगाई कई देशों में बहुत बढ़ने लग गई, तो वो क्या करेंगे, महंगाई को रोकने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वो कोशिश करेंगे कि महंगाई इतनी ना बढ़े, ओके। अच्छा, देखो एक और चीज देखो, एक देश कितना पैसा छाप सकता है। एक देश के पास तो पैसे छापने की मशीन होती है, तो वो कितना भी पैसा छाप सकता है ना। लेकिन अगर ज्यादा पैसा आप छाप दोगे तो अभी मैंने बताया आपको, महंगाई बढ़ जाती है। इसलिए एक स्टैंडर्ड बनाया गया है, एक स्टैंडर्ड बनाया गया, उस स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कहा जाता है, उसे कहा गया गोल्ड स्टैंडर्ड। गोल्ड स्टैंडर्ड, गोल्ड स्टैंडर्ड ये कहता है कि आपके पास जितना सोना है उतना ही रुपए आप छाप सकते हो, ठीक है। इसे कहा गया गोल्ड स्टैंडर्ड। जितना आपके देश के पास गोल्ड का रिजर्व है, आपको उतना ही पैसा छापना चाहिए, ठीक है। अगर भारत देश के पास 100 किलोग्राम गोल्ड है तो भारत को 100 रुपए ही छापना चाहिए, इसे कहते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड। ये गोल्ड स्टैंडर्ड क्यों लगाया जाता है, ये गोल्ड स्टैंडर्ड इसलिए लगाया जाता है कि कल को ऐसी स्थिति आ जाए, कल को ऐसी स्थिति आ जाए कि वो जो 100 रुपए आपने छाप रखे हैं, वो 100 रुपए, अच्छा छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे, नहीं तो मैं बहुत सारी चीजें मुझे बतानी पड़ जाएगी, ठीक है। तो अभी आप इतना समझो कि एक नियम सामान्यतः चला कि जितना आपके पास गोल्ड है उतना ही पैसा आप छापो, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड आप लागू करो। तो जब इन देशों में महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ गई तो इसका मतलब है कि उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं किया, ठीक है। धड़ाधड़ पैसे छापने लगे, पैसे छापने लगे, इसका मतलब है कि उन्होंने गोल्ड स्टैंडर्ड को लागू नहीं किया। लेकिन जब बहुत ज्यादा महंगाई इनके पास बढ़ने लग गई तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अब सोचा कि नहीं भाई ये सही नहीं है, हमें गोल्ड स्टैंडर्ड को क्या करना पड़ेगा, इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। तो देशों ने क्या किया, गोल्ड स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट किया, ठीक है। ये कहां हो रहा है, ये यूरोप में हो रहा है, बस समझ लो आप, ये यूरोप में हो रहा है। तो यूरोपीय देशों ने गोल्ड स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करने की कोशिश करी। अच्छा, जब गोल्ड स्टैंडर्ड को इंप्लीमेंट करोगे
तो पहले जो आपने इतना पैसा छापा था और आपके पास गोल्ड इतना था, तो आप इतना पैसा खत्म करके इतने लेवल पे लाओगे ना, है ना? तो आप क्या करोगे, अब धीरे धीरे जो आप पैसा धड़ाधड़ छाप रहे थे आप उसको रोक दोगे और गोल्ड के बराबर लाने की कोशिश करोगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये। तो आप उसे गोल्ड के बराबर लाने की कोशिश करोगे तो क्या होगा, इससे मार्केट में पैसे की कमी आ जाएगी। सरकार पैसा छाप ही नहीं रही है, तो सरकार जब पैसा छाप ही नहीं रही है तो मार्केट में क्या होगा, पैसे की कमी आ जाएगी। आ गई ना, नहीं आएगी? जब उसको सरकार एब्जॉर्ब करेगी किसी तरह से, उसको निकालेगी। जो मार्केट में बहुत ज्यादा पैसा है उसको बाजार से निकालने का भी हमारे पास बहुत उपाय है, उसे हम बैंकिंग सिस्टम में पढ़ेंगे। ठीक है, सरकार एक तो पैसा कम छापेगी, ऊपर से जो बाजार में पैसा है उसे निकालेगी बाजार से। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, गोल्ड स्टैंडर्ड लागू करने से बाजार में पैसे की कमी हो जाएगी। ठीक है भाई, अब सरकारें बड़ी बेवकूफ की तरह काम कर रही थी। पहले तो धड़ाधड़ पैसा छापा, अब क्या किया, धड़ाधड़ पैसा निकाला, धड़ाधड़ पैसा निकाला। तो धड़ाधड़ पैसा निकालने से जब मार्केट में पैसे की कमी हो गई, तो मार्केट में कम होने का मतलब, जैसे ही मैंने एक दिन और आपको बताया है, बाजार में पैसे कम होने का मतलब है मांग का कम हो जाना। पैसे ही नहीं है तो लोग सामान ही नहीं खरीदेंगे, कम से कम सामान खरीदेंगे। समझो, लोगों के पास पैसे हैं तो वो ज्यादा सामान की डिमांड करेंगे, लोगों के पास पैसे कम है तो कम डिमांड होगा। ठीक है, जब कम डिमांड होगा तो मजबूरी बस कंपनी को अपना प्रोडक्शन कम करना पड़ जाएगा। नहीं, जहां पर नहीं समझ में आए पूछ लेना, ये मत सोचना कि इकोनॉमिक्स के लिए सारे बच्चे नए ही होते हैं, एक दो को छोड़कर। ठीक है, जिन्होंने थोड़ी ज्यादा पढ़ ली है इकोनॉमिक्स। तो जैसे ही पैसे कम हुए तो डिमांड कम होने लगी, तो डिमांड कम होने लगेगी तो प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है, कल ही बताया था, प्रोडक्शन कम होगा तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगी, कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगी तो वो अपने एम्प्लॉय को बाहर निकाल देंगे। जब कंपनी अपने एम्प्लॉय को बाहर निकालेगी तो उनके पास भी पैसे की कमी हो जाएगी, कुछ और नए लोग, कम पैसे वाले नए लोग जुड़ जाएंगे, इससे मार्केट में डिमांड और भी ज्यादा कम हो जाएगी। ठीक है, तो सरकार, कई देशों की सरकारों ने जो ये गोल्ड स्टैंडर्ड लागू करने की कोशिश करी, उसने थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट करी, पर ये प्रॉब्लम कंट्रोल करने लायक थी। ठीक है, ये प्रॉब्लम ऐसी थी जो इसे कंट्रोल किया जा सकता था। ये कहानी थी यूरोप की। ठीक है, यूरोप की कहानी समझ में आ गई आपको, यूरोप में क्या चल रहा है। अच्छा, अब एक बार उठ के अमेरिका चलते हैं। देखो, जो वॉर का सीजन था, है ना, जब वॉर का सीजन था तो वॉर के सीजन में लोगों ने बहुत प्रॉफिट अर्न किया, जहां से देखो प्रॉफिट अर्न किया, जहां से देखो प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, लोगों ने इधर उधर 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 हर जगह प्रॉफिट अर्न किया। अच्छा, प्रॉफिट अर्न करने के लिए आपको इन्वेस्ट भी तो करना पड़ेगा, इन्वेस्ट करोगे तभी तो प्रॉफिट आएगा उसमें से, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो कैसे प्रॉफिट आएगा, इन्वेस्ट करना पड़ेगा। तो लोगों ने हर जगह इन्वेस्ट किया, उसी हर जगह में से एक जगह शेयर मार्केट भी था, अमेरिकी शेयर मार्केट। ठीक है, उसमें भी लोग इन्वेस्ट कर रहे थे, किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट करते रहे थे, प्रॉफिट जनरेट हो रहा था, वहां से लोग खूब पैसे कमा रहे थे। अच्छा देखो, इन्वेस्ट करने के लिए आपके पास पैसे भी तो होने चाहिए, तभी तो इन्वेस्ट करोगे। लोगों के पास जो भी पैसे थे अपने पैसे लगा दिए, लोगों को लगा बहुत प्रॉफिट है, बहुत प्रॉफिट है, लोगों ने अपना घर गिरवी रखा, पैसे लिए लगा दिए। लोगों को लगा कि बहुत पैसे से पैसे कमाए जा सकते हैं, लोगों ने अपना गोल्ड गिरवी रखा, लगा दिए। लोगों को लगा बहुत पैसे कमाए जा सकते हैं, लोगों ने बैंक से लोन लिया, शेयर मार्केट में लगा दिए। मतलब कि पूरे अमेरिका का पैसा, अमेरिका में जितना भी पैसा था उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा शेयर्स में लग गया, क्योंकि लोगों को वॉर के समय में शेयर्स में बहुत ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। क्यों? क्योंकि कंपनियां प्रोडक्शन कर रही थी और उनका प्रोडक्शन बिच रहा था, तो कंपनियों का प्रॉफिट हो रहा था। उस प्रॉफिट में कंपनियां अपने शेयर धारकों को पैसे दे रही थी, तो सबकी बल्ले बल्ले। लेकिन वॉर खत्म होते ही कंपनियों का प्रोडक्शन तो कम हो गया, ये बात पैसे लगाने वाले नहीं समझ पाए। ठीक है, क्या हो रहा है यहां पर, लोगों ने फिर भी पैसे लगाए, लेकिन कुछ जो समझदार शेयर होल्डर्स थे, जो बहुत समझदार लोग थे, जिन्हें मार्केट की अच्छी समझ थी, उन्हें यह बात समझ में आ गई कि भाई साहब, अब जो कंपनी प्रोडक्शन कर ही नहीं रही है तो वो हमें प्रॉफिट कहां से देगी, तो हमारा तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो जो समझदार शेयर होल्डर्स थे उन्होंने बल्क में अपने शेयर्स बेचने शुरू कर दिए। ठीक है, जो समझदार लोग थे उन्होंने समझ में आ गया कि भाई अब तो बस पैसे निकाल लो यहां से। कुछ लोगों ने धीरे धीरे बड़ी मात्रा में अपने पैसे निकाले,
जब मार्केट, शेयर मार्केट की बड़ी अजीब एक विशेषता होती है, उसमें जब पैसे लोग निकालने लग जाते हैं, जब लोगों को लगता है कि भाई कुछ लोग पैसे निकाल रहे हैं, शेयर्स बेच रहे हैं, तो लोग धड़ाधड़ शेयर्स बेचने लग जाते हैं। तो क्या हुआ, एक दिन 1929 को, अक्टूबर 24 अक्टूबर का दिन था, 1929 को थर्सडे का दिन था, जिस दिन बड़ी मात्रा में अमेरिकन न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में लोगों ने शेयर की बिकवाली करी, बड़ी मात्रा में, लार्ज अमाउंट में, है ना। इसे हिस्ट्री में ब्लैक थर्सडे कहा गया। इतना ज्यादा शेयर्स बेचे लोगों ने, इतने ज्यादा शेयर्स बेचे कि बिल्कुल मार्केट में भूचाल सा आ गया, ब्लैक थर्सडे। और इसके कुछ ही दिनों बाद लोग डेली डेली शेयर्स बेच रहे थे, लेकिन अगले आने वाले ट्यूसडे को एक बार फिर से बड़ी मात्रा में लोगों ने शेयर्स बेचे, इसे कहा गया ब्लैक ट्यूसडे। तो दो घटना हुई, ब्लैक थर्सडे और ब्लैक ट्यूसडे। इनमें अमेरिका की इकोनॉमी बिल्कुल हिल गई, ठीक है। लोगों ने धड़ाधड़ अपने शेयर्स बेच दिए, कुछ लोगों के पास पैसे आ गए धड़ाधड़, समझ रहे हो इन चीजों को? अच्छा, ठीक है। अब देखो, ये प्रॉब्लम नहीं है, शेयर्स का बिकना प्रॉब्लम नहीं है, छोटी सी प्रॉब्लम है ये तो फिर से शेयर्स ऊपर बढ़ जाएंगे, मार्केट का ये नियम होता है। लेकिन मान लो कि मैंने अपना घर गिरवी रखकर मैंने शेयर मार्केट में पैसे लगाए, ठीक है। अब जब मेरे पैसे शेयर मार्केट में मिले ही नहीं मुझे, तो मैं गिरवी वाले को पैसे क्या दूंगा? गिरवी वाला तो जिसको मैंने रखा है उसको तो पैसे मांगेगा मेरे से कि भाई मेरे पैसे दो, मेरे पैसे दो। और जब उसे ये पता चल जाएगा कि ये अपने सारे पैसे हार चुका है, तो और ज्यादा मांगेगा, है ना। तो क्या करेंगे, जो लोग, जिन लोगों ने कर्ज पर ले लेकर पैसे शेयर मार्केट में लगा रखे थे, उनकी हो गई हालत खराब। ये भी प्रॉब्लम नहीं था, प्रॉब्लम एक और था, लोगों ने बैंक से पैसे कर्ज ले लेकर शेयर मार्केट में लगा रखे थे, तो कुछ समय के बाद बैंक हो गई बैंकरप्ट। अब बैंक के पास किसी को देने के लिए पैसे ही नहीं हैं। लोगों को लगा कि जो पैसे उन्होंने, बहुत सारे लोगों के पैसे बैंक में जमा थे, लोगों ने सोचा कि बैंक से एक काम करता हूं, धड़ाधड़ अपना पैसा निकाल लेता हूं, है ना। तो लोगों ने बैंक के आगे लंबी लाइन लगानी स्टार्ट कर दी, लोग धड़ाधड़ बैंक से पैसे निकाल रहे हैं। एक समय में बैंक खाली, क्योंकि बैंक ने अपना पैसा तो कर्ज पे दे रखा है, उनके पास तो देने के लिए पैसे ही नहीं है। बैंकों ने अपना सारा का सारा पैसा लोगों को कर्ज के रूप में दे रखा था। तो जिन्होंने पैसे बैंक में जमा कर रखे थे, जब वो बैंक से पैसे निकालने के लिए गए तो उनके पैसे मिले ही नहीं। तो इससे क्या हुआ, बैंक हो गई दिवालिया, ठीक है। तो बैंक हो गई इस तरह से दिवालिया। ये इन सारी की सारी घटनाओं ने दुनिया को बुरी तरह से प्रभावित किया, और इससे पूरी दुनिया, ये इस हमारी पृथ्वी पे, हमारे गोले पे एक खास कंडीशन क्रिएट हुई, जिसे हम कहते हैं वर्ल्ड ग्रेट डिप्रेशन। ग्रेट डिप्रेशन, इसे कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? रिसेशन, पहला वर्ड है रिसेशन। रिसेशन का मतलब होता है मंदी। मंदी का मतलब क्या होता है? मंदी का मतलब होता है, सिंपल समझो कि सामान अगर ना बिके तो हम इसे कहते हैं मंदी। कंपनी जो सामान बना रही है, अगर वो सामान नहीं बिके तो हम उसे कहते हैं मंदी, या कम बिके तो हम उसे कहते हैं मंदी। कम क्यों बिक रहा है? क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं, इसलिए लोग खरीद नहीं रहे हैं। तो डिमांड और सप्लाई का यह नियम, जब कंपनी जो उत्पादन करती है उसका सामान कम बिके या नहीं बिके तो हम उसे कहते हैं मंदी। और यह मंदी अगर लंबे समय तक चले, जैसा 1929 में जो मंदी आई थी वो 10 साल तक चली, 1939 तक चली, तो इस मंदी को हम कहते हैं ग्रेट डिप्रेशन, महामंदी। ठीक है, मैं यही टर्म आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था कि जिसके लिए मैंने आपको इतनी सारी कहानी सुनाई। ठीक है, तो इसकी शुरुआत कहां से हुई? वर्ल्ड वॉर्स के आसपास से इसकी शुरुआत हुई और पूरी दुनिया में एक मंदी आ गई। ठीक है, क्लियर है इतना? अच्छा, अब इससे आगे चलो। जब मंदी आ जाएगी तो जो इकोनॉमिस्ट, जैसे कि वायरस फैल गया, तो जो डॉक्टर्स हैं, जो रिसर्च करने वाले हैं, वो जुट जाएंगे ना वैक्सीन बनाने में, दवाई बनाने में, है ना। तो अगर मंदी आ गई तो इकोनॉमिस्ट जुट जाएंगे, भाई मंदी से बाहर कैसे निकलें, है ना। तो कई सारे जो इकोनॉमिस्ट थे उन्होंने अपने अपने विचार दिए, मंदी क्यों आई और मंदी से बाहर कैसे निकलें। उसी में से एक इकोनॉमिस्ट थे जो बहुत ज्यादा फेमस हुए, जिनका नाम था जॉन मेनार्ड केन्स, जिसका नाम आपकी इस बुक में लिखा हुआ है, जॉन मेनार्ड केन्स। जॉन मेनार्ड केन्स ने कहा कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसी ने मंदी को जनरेट किया है।
ठीक है। अच्छा, एक चीज और यहां पर ध्यान रखना बहुत जरूरी है, एक चीज और समझना बहुत जरूरी है कि ये सारी की सारी जो महामंदी वाली घटना हो रही थी, इस महामंदी का प्रभाव रूस पर नहीं पड़ रहा था। ठीक है, ये कहानी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से समझो। जब पूरी दुनिया में महामंदी थी तो रूस बड़ा खुश था। क्यों? क्योंकि उस पर महामंदी का प्रभाव नहीं था। क्यों रूस क्यों खुश था? तो अभी अभी रिसेंटली 1917 में रूस में एक नई सरकार बनी, जिस सरकार ने एक नया इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट डेवलप किया, जिसमें कहा गया कि बाजार पर सरकार का नियंत्रण होना चाहिए। ठीक है, तो हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ, बाजार दो तरह का है। एक जो मांग और पूर्ति से काम करता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी कहते हैं, और दूसरा बाजार जिस पर पूरी तरह से सरकार का नियंत्रण होता है, तो उसे हमने क्या कहा, स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। ठीक है, तो दोनों इकोनॉमी चल रही है यहां पर, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी। तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बहुत ज्यादा परेशान है, बहुत ज्यादा परेशान है महामंदी की वजह से, लेकिन स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी बहुत खुश है क्योंकि वहां महामंदी का प्रभाव पड़ा ही नहीं। तो है ना, जो नए नए इकोनॉमिस्ट आएंगे वो क्या कहेंगे, भाई स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी तो बहुत अच्छी है ना। तो यहां पर जो एक नया थॉट उभर कर आया, वो थॉट ये था कि बाजार जो एडम स्मिथ के विचारों पे चल रहा था, कौन सा नियम, मांग और पूर्ति का नियम, वो हमेशा सही नहीं होगा, वह एक प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा कई बार, जिस तरह से प्रॉब्लम अभी क्रिएट हुई है। तो मांग और पूर्ति का नियम, जिसे हम कहते थे कि ये स्वतंत्र नियम है, बाजार को स्वतंत्र रहने दो, वो सही पूरी तरह से नियम नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकता है, लाइक ग्रेट डिप्रेशन। ये तो हमारा क्लियर हो गया। तो क्या इकोनॉमी को स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी बना देना चाहिए, है ना। अब हमारे पास क्वेश्चन आएगा ना कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की का जो कॉन्सेप्ट है वो अच्छा नहीं है, तो क्या हमें इकोनॉमी को स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी में कन्वर्ट कर देना चाहिए? तो इसका भी सॉल्यूशन था नो। इसका भी सॉल्यूशन था कि नो, हमें मार्केट को पूरी तरह से राज्य के हाथ में नहीं देना चाहिए। ठीक है, जो नए नए अर्थशास्त्री आए, इकोनॉमिस्ट आए, उन्होंने कहा कि हमें मार्केट को पूरी तरह से राज्य के हाथों में नहीं देना चाहिए। खैर, ये चीज आगे बढ़ती गई। मेन प्रॉब्लम यहां क्या थी? मेन प्रॉब्लम ये थी कि अब हम महामंदी से बाहर कैसे निकलेंगे। प्रॉब्लम तो ये थी कि पूरी दुनिया की हालत खराब थी, बहुत हालत खराब थी, लाखों लोग मर रहे थे भूख से, खाने को ही नहीं था, भूख से मर रहे थे। तो हम इस मंदी से कैसे बाहर निकले? तो यहीं पर जॉन मेनार्ड किन्स ने एक सुझाव दिया, जिसे किनियंस इकोनॉमी कहा गया, किनियंस अर्थशास्त्र कहा गया, जो आपके इसमें लिखा हुआ है बुक में, किनियंस अर्थशास्त्र कहीं पर होगा, है आगे है क्या? गायब तो नहीं कर दिया इसमें से? चलो आप देख लेना, इसमें होगा, इसमें लिखा हुआ है किनियंस इकोनॉमी, किनियंस अर्थशास्त्र। ये तो है, फोटो बना हुआ ये सामने, हाँ क्या नाम लिखा है ना। तो इसी इन्होंने ही वो एक नया कॉन्सेप्ट दिया, जिसे हम किनियंस इकोनॉमी कहा कहते हैं, किन की अर्थशास्त्र, किन का अर्थशास्त्र कहते हैं। उसमें क्या कहा इन्होंने? इन्होंने कहा कि हमें इस कंडीशन से बाहर निकलना है, तो इस कंडीशन से बाहर निकलने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो उन्होंने कहा कि प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि लोगों के पास पैसे नहीं होने की वजह से लोग मांग कम कर रहे हैं। तो अगर किसी तरह से हम मांग को बढ़ा दें, किसी तरह से हम मांग को बढ़ा दें, तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम के बेस में क्या है? मांग का कम होना। और मांग कम क्यों है? मार्केट में पैसे की थोड़ी कमी हो गई है, इसलिए मांग कम है। तो इनका कहना था कि किसी भी तरह से अगर हम मांग को बढ़ा दें, डिमांड को बढ़ा दें, तो हम इस प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगे। अब मांग बढ़ेगा कैसे जब लोगों के पास पैसे ही नहीं है? पैसे की तो बड़ी तंगी आ गई है यहां पर, है ना। पैसे जब है ही नहीं तो मांग कैसे बढ़ेगा? तो मांग बढ़ाने के लिए इनका कहना था कि इस समय कोई प्राइवेट प्लेयर ऐसा नहीं कर सकते हैं, मार्केट में प्लेयर पैसा नहीं डाल सकते हैं, इसलिए यहां पर गवर्नमेंट का रोल इंपॉर्टेंट हो जाता है, सरकार की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है। सरकार को ही बाजार में पैसे डालने चाहिए, और सरकार अगर बाजार में पैसे डालेगी तो क्या होगा? लोगों के पास वो पैसे जाएंगे और लोग उससे डिमांड बढ़ाएंगे,
डिमांड बढ़ेगा तो फैक्ट्रीज उत्पादन करेगी, और जब फैक्ट्रीज उत्पादन करेगी तो फैक्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ेगा, और फैक्ट्री का प्रॉफिट बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा, और अगर एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ तो उन लोगों को भी सैलरी मिलेगी, इससे मांग और भी ज्यादा बढ़ेगी। तो इस कुचक्र से, इस प्रॉब्लम से निकलने का एक ही रास्ता है, सरकार के द्वारा बाजार में इन्वेस्ट किया जाना चाहिए। अब सरकार बाजार में कैसे इन्वेस्ट करेगी? दो तरीके हैं, या तो आप लोगों को पैसे दे दो, लो भाई बांट दो पैसे सबको, है ना, जैसे मोदी जी ने 2014 में कहा था सबको मिलेंगे 20-20 लाख, है ना, 20 लाख कहा उन्होंने या चुपके से 20 लाख कह दिया ये पता नहीं, ठीक है, जो भी कहा होगा उन्होंने, ठीक है, ओके। तो दो तरीके हो सकते हैं, या तो लोगों के बीच पैसे बांट दो, तो आज की तो हमारी निकम्मी सरकार होती तो वो क्या कहती, लो सबको फ्री फ्री में दे दो, है ना, लेकिन फ्री में देना एक नॉट सॉल्यूशन नहीं है, फ्री में देना एक प्रॉब्लम जनरेट करता है, लोग क्या होते हैं, निकम्मे हो जाते हैं। तो आज देखो लोग निकम्मे हो गए, है ना, लोगों को सिर्फ फ्री में खाना मिल ही रहा है और थोड़े बहुत कमा ही लेते हैं, तो खाना खा के मस्त जो पैसे थोड़े बहुत कमा रहे हैं उससे मस्त एक मुर्गा लाते हैं काट के और दूसरा पौवा लाते हैं खरीद के और मस्त मुर्गा और पौवा खा के और मस्त अपना ऐश करते हैं, यही काम कर रहे हैं लोग। बाकी हमारे देश में और कुछ हो नहीं रहा है, कुछ लोग अभी भी काम कर रहे हैं। कि मुझे देखकर उस दिन बड़ा आश्चर्य हुआ, इतने दिनों से हम मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया प्रोग्राम नचाए जा रहे हैं और डाटा ये कह रहा है कि 50 साल पहले भी 50 एंटरप्रेन्योर थे हमारे पास, 50% लोग स्वरोजगार में लगे हुए थे, आज भी हमारे पास 50% लोग ही स्वरोजगार में लगे हुए हैं। तो ये गए किधर, कितने गए भाई, है ना, ये जो 100 नियोजित लोग हैं वो गए किधर, है ना, तो ये बड़ी अजीब बात। तो ये सब देश में ऐसा ही हो रहा है, बड़ी प्रॉब्लम हो रही है अभी, है ना। चलो ठीक है, हम चलते हैं आगे, प्रॉब्लम तो चलती ही रहेगी। तो जॉन मेनार्ड केन्स का कहना है कि सरकार को पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, लेकिन वो फ्री में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना चाहिए। तो सरकार कैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगी? तो सरकार यहीं पर इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करे, इंफ्रास्ट्रक्चर, नदियां बनवाए, नहर बनवाए, नदियां तो नहीं बनवा सकते हैं, नहर बनवाए, पुल बनवाए, नालियां बनवाए, सड़क बनवाए। इससे दो चीजें होंगी, एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होगा और दूसरा लोगों को काम मिलेगा। और जब लोगों को काम मिलेगा तो क्या होगा, सरकार के पास से वो पैसे लोगों के पास जाएंगे, और जब लोगों को काम मिलेगा तो वो क्या करेंगे, वो सामान खरीदेंगे, तो एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा, इंडस्ट्री का प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा और हम इस मंदी से बाहर निकल सकते हैं। जॉन मेनार्ड केन्स का यह भी कहना था कि अगर सरकार के पास पैसे नहीं हैं तो उसे कर्ज लेकर भी ये काम करना चाहिए, कर्ज लेकर भी ये काम करना चाहिए। इसी को कीनियंस इकोनॉमी कहा गया, कीनियंस अर्थशास्त्र कहा गया, जो उन्होंने दुनिया को डिप्रेशन से बाहर निकलने का आइडिया दिया। और इस आइडिया की मदद से भी और भी कई लोगों ने आइडिया दिया, जिसमें इस आइडिया का भी रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। 1939 और उसके आसपास ये दुनिया ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकली, है ना। तो ये सारी कहानी आपकी इस बुक में शॉर्ट फॉर्म में, आपके इस चैप्टर में, ठीक है, कल्याण राहत शिविर ये आ गया, है ना। इन्होंने, ये बुक है इनकी, एक बुक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, ये बुक है इनकी, जो बुक इन्होंने उसी बीच में लिखी है। देखो टाइमिंग भी वही है, 1936। इस बुक में इन्होंने इस ग्रेट डिप्रेशन से बाहर निकलने का इन्होंने आइडिया दिया, ठीक है, ओके। समझ में आया आपको? थोड़ी थोड़ी कहानी आपको समझ में जरूर आ गई होगी, थोड़ी थोड़ी, नहीं आएगी तो आप आगे खुद समझने की कोशिश करो। ये सारी कहानी एक जगह से नहीं ली गई है, इसको 20 जगह से कहीं कहीं से थोड़ा थोड़ा कलेक्ट करके मैंने आपके सामने रख दिया, ठीक है। अब आपको ये कहानी याद रखनी चाहिए, कभी भी लाइफ में आपको ये स्टोरी की जरूरत हो सकती है, कहीं पर भी आपको इस स्टोरी की जरूरत पड़ सकती है, क्योंकि जॉन मेनार्ड केन्स एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, एडम स्मिथ एक बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं, इन दोनों का कॉन्सेप्ट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सारी चीजें इतनी इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स के लिए कि वो कभी भी आपको जरूरत उसकी पड़ सकती है, ठीक है। दूसरा पार्ट जो इस बुक का है वो है कि मैक्रो और माइक्रो इकोनॉमी में व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताया गया है ना। वो बहुत ज्यादा इसमें तो बड़ा अस्त व्यस्त तरीके से लिख दिया है इन्होंने। ये कह रहा है कि जब आप छोटे लेवल पर पढ़ते हैं तो उसे कहते हैं व्यष्टि, और जब उसको बड़े लेवल पर पढ़ने लग जाते हैं तो हम उसे कहते हैं समष्टि।
देखो, जब व्यष्टि की बात होगी तो यहां पर लिखा हुआ है, यहां पर उपभोक्ता की बात होगी, कंज्यूमर की बात होगी, है ना, ये कंज्यूमर की बात होगी। और जब कंज्यूमर की बात होगी तो यहां पर डिमांड एंड सप्लाई की भी बात होने लग जाएगी। ठीक है, जब यहां पर कंज्यूमर की बात होगी तो सप्लायर की भी बात होगी, तो प्रोडक्शन की भी बात होगी। तो चाहे कोई बड़ी कंपनी है ना, कभी गलती से आप ये मत सोच लो कि आपने एक कार की डिमांड करी और कार का प्रोडक्शन टाटा कंपनी कर रही है, तो टाटा कंपनी चूंकि बहुत बड़ी कंपनी है इसलिए हम उसे समष्टि अर्थशास्त्र में रख देते हैं। ऐसा नहीं है। क्या? कोई बात नहीं है, वो ऐसे ही बोल रहा है। हमारी बात सरकार तक पहुंच सके, ठीक है, सरकार तक हमारी बात पहुंच नहीं पा रही। अब जब तक हम जितना जोर से नहीं बोलेंगे हमारी बात सरकार तक नहीं पहुंचेगी, इसलिए सरकार तक पहुंचाने के लिए माइक में बोलना बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं हम। तो ये कह रहा है कि जब हम व्यक्तिगत लेवल पर बात करें, उपभोक्ता लेवल पर बात करें, उनको सप्लायर लेवल पर बात करें, तो इन सबको हम रख देते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र में, छोटी वाली इकोनॉमी में। ठीक है, जो हमने 11th क्लास वगैरह में हमने पढ़ा है, जहां पर ये इंडिविजुअल लेवल पर बात होगी, छोटे छोटे बाजार की बात होगी, लोगों की बात होगी, कंपनी की बात होगी, ये सब हो जाएगा हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, अब क्या होगा हमारा, ये सब मिलकर अगर बड़ा रूप ले ले, जैसे बात किसकी होगी, बात होगी मांग और पूर्ति की वजह से अगर इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाए, मुद्रास्फीति क्रिएट हो जाए, तो मुद्रास्फीति का प्रभाव पूरे देश में अलग तरीके से पड़ता है। तो अगर मुद्रास्फीति की हम बात करेंगे तो वो हो जाएगा हमारा समष्टि अर्थशास्त्र। अगर हम बैंकिंग सिस्टम की बात कर दें तो बैंकिंग सिस्टम हमारा क्या हो जाएगा, समष्टि। तो हम इसमें क्या क्या पढ़ेंगे, अभी वही है, यहां पर हमें अलग तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। बड़े लेवल पर जब हम इस बुक में व्यष्टि और समष्टि, जब हम इंडिविजुअल लेवल की बात करते हैं, लोकल लेवल के मार्केट की बात करते हैं, मांग और पूर्ति के नियम की बात करते हैं, सप्लायर की बात करते हैं, प्रोडक्शन हाउस की बात करते हैं, तो ये सब आ जाता है व्यष्टि अर्थशास्त्र, छोटे लेवल का अर्थशास्त्र। क्या कहते हैं इसे, माइक्रो इकोनॉमी। और जब इसको पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में अगर हम देखने लग गए, पूरे देश के कॉन्टेक्स्ट में, जैसे इन्फ्लेशन पूरे देश में कितना है, जब इन्फ्लेशन की बात करते हैं तो हम रीजनल लेवल की बात करते हैं क्या, उस जगह पर कितना इन्फ्लेशन है ना, उस खोमचे में कितना इन्फ्लेशन है, इसकी बात हम नहीं करते हैं, हम पूरे देश की बात करते हैं। तो पूरे देश में हमारा इन्फ्लेशन कितना है, ये समष्टि अर्थशास्त्र हो जाएगा, माइक्रो हो जाएगा, सॉरी मैक्रो हो जाएगा, है ना। उसी तरह से राष्ट्रीय आय हम देखेंगे, इस देश की राष्ट्रीय आय क्या है, वो कहाँ आ जाएगा, मैक्रो में आ जाएगा, है ना। उसी तरह से हम, जैसे हमने देखा मुद्रास्फीति, वो उधर आ जाएगा। बैंकिंग सिस्टम पूरे देश के लिए, बैंकिंग सिस्टम इसमें आ जाएगा। सरकार, गवर्नमेंट, बजट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात, और वो आयात निर्यात में ही आ जाएगा। ठीक है, इन सारी चीजों की अगर हम बात करें जिसे हम बड़े लेवल पर सोचते हैं तो इसे हम कह देते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, दोनों में अंतर क्लियर हो गया। तो इस वाली बुक में हम इसी चैप्टर को, इन्हीं सारी चीजों को पढ़ेंगे। ओके, ठीक है भाई। अगला चैप्टर जो हमारा है वो है नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय। अब राष्ट्रीय